This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, हमारी पहले भी क्लास में फैकल्टी रही है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा बतारा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे योग टीचर भी हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई है सेमेस्टर 1 में, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ES शरद जुड़े हुए हैं केरल से, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के क्लास की फैकल्टी है। इस सत्र के हमारे बीच में संजय गवंडे जो उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट के रूप में हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरदार जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग पुनः ये शरद जी का स्वागत कर रहे हैं और आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम लोग ने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पढ़ा है और अब हम लोग आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर 7 मानव शरीर विज्ञान। मैं शेयर कर दे रहा हूं, उनका स्वागत है, शेयर कर दे रहा हूं। गुड इवनिंग सभी को। यस सर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमने आपको जैसे बेसिक थोड़ा होगा कि जो हमने पढ़ा होगा नॉर्मली कि जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली बॉडी में, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो उसमें से एक सिस्टम है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जितने भी ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो आपकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ब्रीदिंग, तो हम क्या करते हैं वाइल ब्रीदिंग से, उसका क्या होता है, क्या उसका दो पर्पज है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो पर्पज है। एक तो जो ऑक्सीजन है उसको अंदर लाना, एंड जो CO2 है उसको बाहर छोड़ना। तो ऑक्सीजन हम क्यों इनहेल करते हैं? बेसिकली जो हमारे सेल्स, हमारी बॉडी जो सेल्स से बनी है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए टू प्रोड्यूस ATP, जो एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उससे जो उसका जो वेस्ट बनता है उसमें CO2 भी होता है और भी थोड़े वाटर वेपर ये सब होते हैं, उनको बाहर निकालना होता है बॉडी से। अब इसमें क्या है, जो जैसे जैसे हमने बुक में देखा कि इसके अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दूसरा है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं सर, वो इमेज दिखा दी उसमें थोड़ा क्लियर है। यस, हाँ, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जैसे आप देख सकते हैं, जो उसमें मेन है आपकी नेजल कैविटी, ओरल कैविटी भी यहाँ भी लेंगे हम, क्योंकि हम जो सांस ले सकते हैं वो नाक से भी, मुंह से भी ले सकते हैं। फिर आता है आपका नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, जो वोकल कॉर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, देन है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आपके लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है। फर्दर जो ब्रोंकाई को हम फर्दर जो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ब्रोंक्यूल्स, एंड देन जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लंग्स की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, एल्वियोलाई। ठीक है, जो एयर सैक्स होते हैं बेसिकली, जो आप जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं तो हवा कैसे आती है, हवा नेजल कैविटी से ट्रैकिया के थ्रू होते हुए लंग्स में आती है। ठीक है, तो उसका एक पर्पज होता है, जो उसका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसका एक फंक्शन है। एक तो वो हवा के अंदर आने में हेल्प करता है, दूसरा होता है कि वो एयर, जो ड्राई एयर होती है उसको मोइस्चन करने में काम आता है। मतलब क्योंकि जो हवा ड्राई है तो उसमें अगर वही एयर लंग्स में पहुंच जाए तो लंग्स के टिश्यू को डैमेज कर सकती है। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करता है, उसमें मॉइस्चर को ऐड अप करता है, ऐड अप हो जाता है उसमें। ठीक है, जैसे कि जो एयर पास ऑन करती है तो जो हमारे जो एपिथेलियल जो होते हैं, जो टिश्यूज में एयर जो होती है वो एवापोरेट हो जाती है एंड वो ऐड अप हो जाती है आपकी ड्राई एयर में। देन उसका लाइक दे रखा है, देन कंडीशन टेम्परेचर इनकमिंग एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी, मेंटेन एयर फ्लो स्पीड, मेक इट डस्ट फ्री। आपने देखे होंगे छोटे हमारे जो ओपनिंग में, नेजल कैविटी के ओपनिंग में आपके बाल जो होते हैं एंड फिर सिक्रीट होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे तो उसके थ्रू क्या होता है, वो जो भी आपके जो डस्ट है उनको वहीं पे वो रोक लेता है।
कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी का अभी हमने पढ़ा, जो मोशन को एयर को जो मोशन करता है उसके थ्रू ये ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। देन लैरिंग्स क्या होता है, जो उसके मिड वे में है, ठीक है, जो ये दोनों दोनों के बीच का एक वो है, पार्ट है, ठीक है, जिसे हम ट्रैकिया का वॉशडॉग भी कहते हैं। तो उसकी खासियत क्या है, इट जनरेट्स अ कफ रिफ्लेक्स। मान लीजिए अब आपने देखा होगा, आपका एपिग्लोटिस जो होता है, जो बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करता है, मतलब दोनों के बीच में एपिग्लोटिस जो होता है, ठीक है। तो इन केस अगर मान ले गलती से, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, इसलिए हमारे उसमें बोलते हैं कि आप खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, तो गलती से अगर कभी कुछ चला गया तो अब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में जो ये क्या करता है, वो जनरेट करता है कफ रिफ्लेक्स इन केस फॉर वाटर, फूड और वाटर मूव टुवर्ड्स अ ट्रैकिया। एंड देन इसके बाद एक्सप्लेन किया होगा कि जो ट्रैकिया होता है, ब्रोंकी ब्रोंकाइल्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये ऐसे उनका जो स्ट्रक्चर है, सेमी हाफ वो होते हैं, हाफ सेमी सर्कुलर होते हैं, ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जो अगर आप उसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, इस जो स्ट्रक्चर उसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होता है आपका, ठीक है। तो देन आप, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एल्वुलाई एल्वुलस होता है, वो सबसे जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स का होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है लंग का, वो एल्वुलस होता है, ठीक है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसमें दिखा देख सकते हैं सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, जो बहुत जैसे थ्रेड ये से बनी हुई बेसिकली नेटवर्क है ये आपके उसका कैपिलरी के नेटवर्क, जो आप ये देख सकते हैं, जैसे वायर जैसे जो उसके पूरा घेरा हुआ है उनको, उनके ऊपर जैसे ये जो पूरा एक वो बना हुआ है, वो बेसिकली वो है कैपिलरीज के नेटवर्क है। इसके थ्रू क्या होता है, आपका जो गैस एक्सचेंज होता है, वो CO2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है विद द आपका जो ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। देन है, अब इसमें बताया रखा है, जो एल्वुलर एपिथेलियम होता है वो दो टाइप के सेल से बनता है। जो पहला सेल है, जो टाइप 1 है, उसका मेन वो ज़्यादा जो उसका इंपॉर्टेंस है कि वो जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसमें इसका मेन वो होता है, फंक्शन होता है। टाइप 2 जिसको हम नीमोसाइट कहते हैं, ये बेसिकली इसका फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें एक जो सेल होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का एक सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। सर्फेक्टेंट बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो जिसमें आप प्रोटीन और लिपिड्स का मिक्सचर होता है। ये क्या करता है कि सरफेस टेंशन को क्या होता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। अब ये सरफेस टेंशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अदरवाइज अगर ये नहीं होगा लिक्विड, तो ये कोलैप्स कर जाएगा। मतलब ये जैसे कि जो आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना, तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। मतलब एक्सहेल के उसके बाद ये दोबारा इनहेल करने के लिए आप उसको एक्सपैंड नहीं हो पाएगा बेसिकली। तो वो चीज़ है, सर्फेक्टेंट उसका काम करता है, मतलब उसके जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ लंग्स में, कि लंग्स के क्या क्या फंक्शन है। पहला है रेस्पिरेशन, ठीक है, तो जिसमें आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं। तो इसमें बता रखा है कि पर मिनट 5 लीटर ऑफ ब्लड कम्स टू लंग फॉर गैसियस एक्सचेंज, जिसमें 250 ml ऑफ O2 इज अब्सॉर्ब बाय द ब्लड, ठीक है। 250 ml जो O2 एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, एंड 200 ml CO2 रिलीज होता है। अब ये जो होता है, जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, O2 या CO2 का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड कैपिलरी, ये होता है थ्रू डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड में क्या बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, एंड एक होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। दूसरा है आपका जो लंग्स के नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन। पहला है कि इट मेंटेन्स अ पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है। कैसे करता है, जो पीएच कैसे करता है, थ्रू बाय एक्सहेलिंग 330 लीटर ऑफ CO2 पर डे। ओके, देन इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द ब्लड। अब आप कैसे करते हैं, टेम्परेचर कैसे ब्लड को वो करता है, मेंटेन करता है। जैसे आप जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से थोड़ा वाटर भी रिलीज हो जाता है बॉडी में से, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, थ्रू एवापोरेशन। एवापोरेशन जब आप जानते हैं उससे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। थ्रू सो दैट वे जो लंग है वो आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। देन इट रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ब्लड। जैसे मैंने बोला अभी कि जो है वाटर आपकी बॉडी से निकलता है वायल एक्सहेलिंग थ्रू वाटर वेपर। तो ये है, ये एक वो है कि 700 ml ऑफ वाटर लॉस होता है पर डे थ्रू ब्रीदिंग। ये आप लिख सकते हैं, अगर कहीं आपको लिखना है तो 700 ml ऑफ वाटर इज बीइंग लॉस जब आप सांस लेते हैं, मीन्स ये जो सांस छोड़ते हैं जब उसमें। देन होता है आपका हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ अल्कोहल एसीटोन, ठीक है, उसके उसमें भी काम करता है ये। देन इसमें दे रखा है सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट जो हमने पढ़ा था कि बेसिकली एक लिक्विड मिक्सचर है, जिसमें आप जो बना होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड से, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जब एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा जब पैदा जस्ट पैदा ही होता है,
देन उसका जो एल्वोलाई होता है कोलैप्स फॉर्म में होते हैं। अब जैसे कोलैप्स फॉर्म में, तो अब उसमें अंदर जैसे ही हवा जाती है, तो वो जब वो फोर्सफुली वो क्या होता है फैल फूल जाते हैं, बलून टाइप के होते हैं, जैसे हवा अंदर आई तो फूल जाएंगे। अब ये फोर्सफुली होता है कि एकदम से सडनली जो ये जैसे ये हुआ प्रोसेस, उसके जो पेन होता है उसकी वजह से बच्चा रोता है। जैसे आप देखा हो, जैसे बच्चा रोता है, अगर वो रोता नहीं है तो बोलते हैं कि बच्चा इट्स क्रिटिकल कंडीशन, अगर मतलब क्रिटिकल एक कंडीशन है कि अगर बच्चा रोए ना, बच्चा बच्चा रोना चाहिए, जैसे बच्चा पैदा होता है तो रोना चाहिए। तो रोने का जो वो कारण वो ये है कि जब हवा एटमॉस्फेयर से अंदर लंग्स में फोर्सफुली आती है, तो वो जो एल्वोलाई होते हैं वो बेसिकली कोलैप्स फॉर्म में होते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं। तो वो एक्सपैंड जो ये प्रोसेस जो होता है उसके लिए जो सर्फेक्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो वो वैसे कोलैप्स फॉर्म में ही रहेगा, एंड बच्चा मतलब डेथ भी हो सकती है मतलब। तो ये दे रखा है। तो उसके लिए ये उसकी वजह से अगर जैसे ये कुछ केसेस में नहीं होता है तो उसके एक वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है। तो देन है लंग्स आपका फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी भी करता है। बेसिकली फाइब्रिनोलाइटिक क्या होता है कि जो भी ब्लड क्लोट्स होते हैं जो आपके आर्टरीज और वेन में, उसको डिसॉल्व जो करने का जो प्रोसेस, उसको फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी कहते हैं। तो लंग्स ये काम भी करता है, क्योंकि लंग में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो भी क्लोट्स होते हैं उसको वो डिसॉल्व कर देते हैं। देन है आपका सीक्रीशन ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम विच ट्रांसफर एंजियोटेंसिन 1 इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये आप आगे पढ़ेंगे। ये आपका है आई थिंक किडनी में, किडनी में, ये सर, ये से किडनी में। रेनिन, रेनिन की वजह से। ये आगे है, आगे आप चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। देन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच एक्ट एज ए ब्रोंकोडायलेटर। ठीक है। ये वैसे बहुत सारे टिश्यूज में होता है, नॉट ओनली लंग, बट बहुत सारे, बट हम अभी लंग्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखते हैं क्या मैकेनिक्स क्या है रेस्पिरेटरी का। जैसे आप जानते हैं रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये एक फेज में होता है, मतलब पहले इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन, एक फेज है। ठीक है। जो आपका इंस्पिरेशन वाला जो फेज है वो कम्प्लीटली एक्टिव फेज है, जो एक्सपिरेशन रहता है वो पार्शली एक्टिव है। अब ये जो बहुत दोनों फेज ये डिपेंड करते हैं आपको थोरैसिक केज में, मसल्स में प्लूरा एंड आपका लंग एल्वोलाई। तो थोरैसिक केज जिसे हम रिब केज भी बोलते हैं, वो बेसिकली बना होता है आपका बोन एंड कार्टिलेज का। ठीक है। विच हैज पोस्टीरियर, आप पीछे देखें तो वो कहाँ किससे कनेक्टेड होता है आपका वर्टिब्रल बोन्स, जो T1 टू T12 है। यहाँ बुक में T2 दे रखा है, T12 तक है सर। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि सर T1 टू, T1 से T12 तक है। यस सर, लेकिन बुक में सर T2 दे रखा है मतलब। टी नहीं, हमारी वाले में तो, हिंदी सर वाले में मेरे तो वाले में नहीं, इसमें तो T1 टू मतलब T2 दे T12 रखा है। देखिए, 12 आपकी होती है, यस सर। और 12 उधर T1 से T12 12 होती है। तो 12 वहीं पर उसको कवर करती है एक से, इसीलिए 12 यहाँ सामने भी 12 है आपको, और पीछे भी 12 है। ठीक यस है। सर। एंड एंटीरियर में वो स्टर्नम से कनेक्ट होता है। एंड देन ये और इन दोनों ये जो कनेक्शन के बीच में वो होता है आपके 12 रिब्स लैटरली होते हैं। ठीक है। इनके बीच में क्लैविकल जो होता है आपका, आपने देखा होगा क्लैविकल, अगर आपने पढ़ा है तो क्लैविकल जो वो है वो वाला पार्ट भी ये जो आपका रिब के जो अपर पार्ट होता है ये भी आपका इससे भी मतलब ये जो पूरा ये सिस्टम जो आपका ये केज है, रिब केज, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसमें क्लैविकल भी इंक्लूड होता है आपका। सो क्लैविकल हो गया आपका, आपके वर्टिब्रा के 12 जो बोन्स हैं वो फ्रंट में आपके स्टर्नम। ठीक है। इससे आपका रिब केज बना हुआ है। अब जो इसका इंटर कोस्टल स्पेस होता है, जो उसका बीच का जो स्पेस है, इज फिल्ड विद एक्सटर्नल इंटरनल सेट ऑफ मसल्स, बहुत सारे मसल्स होते हैं जिसकी वजह से जो रिब है वो आपका हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर सकता है आपका। ठीक है। जहाँ इसका इंटीरियर पार्ट है, जो इंटीरियर स्पेस है जो केज का, इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो डायाफ्राम मसल्स होते हैं उसके उससे ये होता है, कवर्ड होते हैं, जिससे जो आपका लंग होता है जो आपका सस्पेंडेड होता है आपका इस डायाफ्राम से। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आप पढ़ेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में। सो प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो है डबल लेयर। ठीक है। थिन टिश्यू है, डबल लेयर है बट थिन है। ठीक है। टिश्यू दैट सराउंड बोथ द लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स को। और एक और मैं बात बताना भूल गया पीछे, कि जो आपने अगर कभी ध्यान से देखा होगा, जो आपके दोनों लंग्स है दोनों के उसमें शेप में फर्क होता है। जो आपका राइट वाला जो लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं, एंड लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। अब उसका कारण ये है कि जो आपका जो हार्ट होता है थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है, तो इससे थोड़ा स्पेस बनाने के लिए बेसिकली। तो ये थोड़ा आप एक वो है थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देन है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो याद रखना डबल लेयर, एंड इट्स वेरी थिन टिश्यू।
जो आपके लंग्स को सराउंड करती है। अब क्या होता है, जो उसका जो जो इनर लेयर है वो आपका लंग्स से चिपका होता है, एंड जो आउटर लेयर है वो आपका रिब्स से चिपका होता है। थोड़ा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला दो डबल लेयर, अब इन दो लेयर के बीच में जो स्पेस है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, मतलब उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या, जो लंग है आपका इजीली जब आप में हवा भरती है, लंग्स में हवा भरती है, तो वो इजीली बोन के बीच में वो मूव कर पाती है। मतलब एक बीच में मान लीजिए एक काइंड ऑफ सस्पेंशन मान लीजिए, या फिर थोड़ा उसको या सस्पेंशन टाइप ही मान लीजिए, मतलब जो बोन्स से डायरेक्ट वो नहीं है, मतलब थोड़ा उसको एक कुशन दे देती है, ठीक है, जो इजीली आपका जो लंग्स है वो एक्सपैंड हो सके जब हवा फिल होती है। अब जो प्लूरल कैविटी होती है जब ये हवा से भरी हो तो उसे न्यूमोथोरैक्स, ये बेसिकली आई थिंक सर, ये जो न्यूमोथोरैक्स है ये सब आई थिंक एक डिजीज है सर, कि जब ओके, हाँ यस सर, क्योंकि बेसिकली फ्लूइड भरा होना चाहिए, बट जब उसमें हवा भर जाती है तो जो हाँ, न्यूमोथोरैक्स हो जाता है। अब उसमें जब ब्लड भर जाए तो हीमोथोरैक्स हो जाता है, एंड देन जब पस बन जाए तो हाँ, जब ब्लड आ जाएगा पायोथोरैक्स तो हो जाता है। ठीक है, पायोथोरैक्स बेसिकली जब आई थिंक आपका जब निमोनिया, जब फर्दर जो हायर डिजीज, बड़ी डिजीज उसके केस कोई पस पस टाइप के पस फॉर्मेशन हुआ है। में। ओके, जी। तो इसमें देन अगला ये बताया गया है कि डायफ्राम मसल्स आल्सो, डायफ्राम मसल हो गए, आपके मसल बैक मसल्स हो गए, और एब्डोमिनल मसल्स भी रेस्पिरेशन में मतलब उनकी भी हेल्प ली जाती है, मतलब उनके थ्रू भी आप सांस लेने में, जब आप सांस लेते हैं तो इन मसल्स का यूज भी होता है बेसिकली इंस्पिरेशन में 80%। देन बताया हुआ है कि वन कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल जो 4 सेकंड का होता है, जिसमें जो रेस्पिरेट रेट अगर 15 पर मिनट, आउट ऑफ दिस इंस्पिरेटरी जो फेज है वो 1.2 सेकंड का होता है, जिसमें गैसेज एक्सचेंज होती है, मतलब आपके O2 एंड CO2 एक्सचेंज होता है, जो वो 1 सेकंड के लिए होता है। जो गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो ओनली फॉर 1 सेकंड होता है। आई थिंक सर ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। आता यस आता सर। ही वाला इंस्पिरेटरी फेज और अब देख सकते हैं कितना कम टाइम मतलब होता है एक रेस्पिरेशन साइकिल को वो पूरा करने में। तो ये अब इसमें क्यों जो गैसेज हैं वो कैसे एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि जो हमारा जो एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत हाई होता है। गैसेज एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट 0.003 सेकंड होता है, जिसमें आपका ब्लड पूरा सैचुरेट हो जाता है O2 से, ठीक है। देन अगला है आपका टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। पहला है जो जो नॉर्मल अनलेबर्ड ब्रीदिंग को हम इपनिया कहते हैं, जो रिलैक्स ब्रीदिंग होती है, जिसमें थोरैक्स एंड एब्डोमेन गिव फुल सपोर्ट, एंड सो आल्सो नोन एज थोरैको एब्डोमिनल ब्रीदिंग। प्रेग्नेंट लेडी के केस में ये थोड़ा, उसमें जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाती हैं बेसिकली, तो ये बताया हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देन पहला है आपका टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में हाइपोपनिया, ठीक है, जिसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है और जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन होता है दोनों हायर होते हैं, नॉर्मल से हायर होते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ा था एपनिया जो जिसे हम नॉर्मल, उसमें जो नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसको एपनिया कहते हैं। अब उससे जो अब कंडीशन थोड़ा देखते हैं, अब डिफरेंट कंडीशन। अब पहला है हाइपरनिया, जिसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों हायर होते हैं नॉर्मल से, ठीक है। लाइफ इसका कब होता है, जो इंटेंस हीट या इंटेंस पेन एंड इमोशन के, जब आप बहुत ज्यादा पेन में हो, इमोशन में हो, तो आई थिंक लोगों आप सबने ये फील किया होगा कभी ना कभी तो। देन है आपका टैकी एपनिया, टैक एपनिया, जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन हायर देन नॉर्मल होता है, बट जो डेप्थ होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख सकते हैं, हाइपोपनिया में क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों हायर देन नॉर्मल होती है। बट टैकअपनिया के केस में क्या होता है, बेसिकली जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन द नॉर्मल, बट द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन वो नॉर्मल रहती है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बॉडी टेम्परेचर जब हाई हो जाए या जब ज़्यादा तेज भाग रहे हो, तो उस केस में टैकअपनिया होता है। अगला है आपका एपनिया, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो है, लाइक इसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग में थोड़ा टेम्पररी पॉज आ जाता है, ठीक है। अब ये टेम्पररी पॉज जो होता है वो आप वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। जो एलिमेंट्री वाला केस होता है, बेसिकली ये एपनिया जब आता है स्लीप एपनिया के केस में, हम जो मतलब जब सो रहे होते हैं तो ये बीच में एक पॉज आ जाता है, ठीक है। तो सिस्टेशन ऑफ ब्रीदिंग, जैसे एपनिया इज सिस्टेशन ऑफ ब्रीदिंग, इसमें क्या होता है बेसिकली, तो एपनिया के टाइम में क्या होता है, जो इनहेलेशन के दौरान जो मसल की मूवमेंट है वो होती नहीं है, और जो वॉल्यूम और लंग का वो रिमेन वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। अब ये जैसे इसमें दे रखा है, इन सम डिजीजेस द ऑफ लंग्स इट बिकम्स abnormal, मीन्स द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू रेस्पिरेटरी फेजेस एंड टू रेस्पिरेटरी एक्ट में इंक्रीज। तो एपनिया जो इसमें जो मेन होता है स्लीप एपनिया के केस में होता है, जब आप जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके बाद में बीच में ना एक 10 मिनट 10 सेकंड का बेसिकली एक वो आ जाता है पॉज, मतलब आप सांस रुक जाती है एकदम से। जो आगे आप देखेंगे तो वो
मतलब वो सीवियर मतलब कोई डिजीजेस का वो है, मतलब एक आप इंडिकेशन मान सकते हैं। देन है आपका चेनी स्ट्रोक ब्रीदिंग। ये भी एक अबनॉर्मल पैटर्न है ब्रीदिंग का, जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिवली आपकी जो जो वो है क्या क्या होता है, एक वो एक लाइक एक पहले डीपर भी होती है और फास्टर भी होती है। देन ये मतलब एक साइकिल चलता रहता है, मतलब ठीक है, मतलब इसमें वो दोनों हाइपोपनिया एंड एपनिया के दोनों के कंडीशन इसमें आते हैं, मतलब ठीक है, साइक्लिक पैटर्न में आते हैं। अभी इसकी एक खासियत ये है कि चेनी स्ट्रोक ब्रीदिंग की एक ये कि ये कॉमनली सीन इन सीवियर हार्ट फेलियर एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग, मतलब आपके मतलब ये एक आप मान सकते हैं एक इंडिकेशन, अर्ली इंडिकेशन, अगर आपको ये हो रहा है तो ये अर्ली इंडिकेशन है आपके मतलब हार्ट फेलियर या न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग का। तो आप ये एज अ डायग्नोसिस के पर्पज में भी आप इसे ले सकते हैं, चेनी स्ट्रोक्स ब्रीदिंग को, मतलब अगर आप में हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि ये एक लाइक प्री कंडीशन है टूवर्ड्स अ हार्ट फेलियर या फिर एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग। देन आते हैं ब्रीदिंग साउंड में। जो ब्रीदिंग साउंड जो होती है वो बेसिकली जनरेट होती है जब हवा जो आपके जो ये पैसेज में से फ्लो करती है, तो ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन टर्बुलेंस, तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है। जो इसमें अभी इसमें बता रखा है द नॉइज एट द ट्रैकिया विच में हियर विद द स्टेथोस्कोप, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल और ट्यूबुलर साउंड। ये जो आप साउंड ये साउंड है आप चेस्ट और बैक एट द लेंथ, इसमें भी आप वो कर सकते हैं, आप जैसे आप देखो स्टेथोस्कोप आपके फ्रंट और बैक में लगाते हैं जो डॉक्टर जो होता है, तो ये साउंड को मीन्स मेजर करने के लिए, सुनने के लिए होता है। ठीक है, तो उसके जिसके थ्रू आप क्या बता सकते हैं कि आपका जो ब्रोंकाई वो ओपन है कि नहीं, या आपका ब्रोंकाई रप्चर तो नहीं है, या फिर लंग में पैरेन्काइमा एट्रोफी तो नहीं है। अब जो ब्रीदिंग साउंड है वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका वेसिकुलर साउंड। वेसिकुलर साउंड जो होता है बिल्कुल सॉफ्ट एंड लो पिच होता है, लाइक रसलिंग टाइप की क्वालिटी का, ठीक है, इंस्पिरेशन के टाइम एंड इवन जब आप एक्सर्ल वो करते हैं एक्सपिरेशन के टाइम, तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा सॉफ्टर होते हैं। आप इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। बेसिकली क्यों होता है, दिस इज साउंड जनरेट ड्यू टू द फिलिंग ऑफ एयर इन एल्वुलस थ्रू अ ट्यूब। दूसरा होता है आपका रॉन्ची या रोंकी। ये कंटिन्यूस लो पिच रैटलिंग लंग साउंड, जैसे आप कभी चलते, मतलब इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, आई थिंक नहीं ये दूसरे वाले का है। ये क्यों होता है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन और सिक्रेशन लार्जर एयरवेज आर फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जो आपका एयर वो है पूरा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से होता है। अब ये किस किस में होता है, आपका सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या ब्रोंकिस्टेसिस, निमोनिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में आपको ऐसे जो साउंड जो ब्रीदिंग की साउंड ऐसी होगी रोंग की। देन आपका क्रिप्टेशन, दीज आर क्लिकिंग रैटलिंग साउंड, जैसे कि आप मान लें कि आप कभी आप चले हों सूखे पत्तों के ऊपर से, तो वैसे टाइप की साउंड है क्रिप्टेशन वाली, क्लिकिंग रैटलिंग और क्रैकलिंग नॉइज, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका दिस जनरेट्स व्हेन ल्यूमेन ऑफ एल्यूमिलाई इज फिल्ड विद फ्लूइड, जो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया के केस में। एंड देन तो एक मैं एक थोड़ा इन्फो देना भूल गया था, जो हमने पढ़ा था कि लाइक हमने जो पढ़ा था कि जो लंग्स होता है, जो उसके नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन व्हिच एक्ट एज अ ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर वो सब्सटेंस है जो ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल को डाइल्यूट करने में, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाए और आपका जो एयर फ्लो है लंग्स में वो बढ़ जाए। तो ब्रोंकोडायलेटर वो होते हैं जो रेजिस्टेंस को कम करे, जिसकी वजह से फ्लूइड या सब्सटेंस जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है लंग्स में वो जो रेजिस्टेंस वो कम हो जाए, आप इजीली और अच्छी तरीके से सांस ले सकें, तो ब्रोंकोडायलेटर उन्हें बोलते हैं। आप कुछ कफ सिरप पीते हैं तो उसमें लिखा होता है ब्रोंकोडायलेटर, मतलब तो पर्पज वो होता है बेसिकली। अब देन है आपका वेंटिलेटरी बाउंड्रीज ऑफ लंग्स। वेंटिलेटरी बाउंड्रीज में मतलब कि जो फिजिकल लिमिट है लंग्स की, या फंक्शनल डिवीजन के बेस में भी आप लंग्स को जो बांट सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। पहला है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम बेसिकली है कि आप कितना क्वांटिटी का जो एयर है आप इनहेल कर सकते हैं या फिर एक्सहेल कर सकते हैं, दोनों नहीं, मतलब ये कितने क्वांटिटी ऑफ एयर दैट यू कैन इनहेल और यू कैन एक्सहेल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बताता है, दर्शाता है। देन है आपका ओके, देन इसमें दे रखा है हेल्दी यंग ह्यूमन अडल्ट टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml पर इंस्पिरेशन और 7 ml पर केजी ऑफ बॉडी मास। मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट होता है, ये मेल में 500 ml होता है आपका टाइडल वॉल्यूम और फीमेल में 400 ml होता है।
ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम ये क्रूशियल मेजरमेंट है, मतलब क्रूशियल एस्पेक्ट है कि आपकी जो नॉर्मल जो ब्रीदिंग है उसकी डेप्थ, मतलब कितनी वो है, ठीक है, आप कितने अच्छी तरीके से आप सांस ले सकते हैं, सांस छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये 10% है आपकी जो अब लंग की जो वाइटल कैपेसिटी उसका 10% है आपका टाइडल वॉल्यूम। जो एक्सरसाइज के ड्यूरिंग ये बढ़ जाता है, जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो ज़्यादा सांस चाहिए होती है, ज़्यादा हवा चाहिए होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है सेल्स को, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेसिकली। और लंग डिजीज के दौरान ये टाइडल वॉल्यूम जो है कम हो जाता है बेसिकली। सेकंड है आपका वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी है ये की इंडिकेटर है लंग हेल्थ का। तो वाइटल कैपेसिटी होता है बेसिकली आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्स्ट्रा एयर दैट यू इनहेल प्लस एक्स्ट्रा एयर दैट यू एक्सहेल। ठीक है, तो ये सम होता है टोटल उसका। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, बेसिकली वाइटल सो लंग की वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन फोर्सफुली एक्सहेल आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट ब्रेथ पॉसिबल। मतलब जब आपने सबसे जितनी आपकी बस की आपने वो सांस ले ली, इनहेल कर दिया, आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपने इनहेल कर दिया, देन आप कितनी जो है एयर आप बाहर छोड़ सकते हैं फोर्सफुली, वो है आपका वाइटल कैपेसिटी। बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है ये आपके लंग्स की हेल्थ का इंडिकेटर है। ठीक है, देन है आपका ब्रोंकाइल एस्थमा। इसमें क्या होता है बेसिकली आपके जो अ, इसमें देखा जैसे कि ब्रोंकाइल मसल डेवलप टेंडेंसी टू गो अंडर स्पाज्म। अब क्यों होता है ये अभी तक पता नहीं है। एंड एडिमा ऑफ म्यूकस लाइनिंग, एडिमा मतलब आई थिंक फिलिंग ऑफ, सर एडिमा आई थिंक फिलिंग ऑफ वाटर, हाँ कुछ या वाटर, कुछ भी फ्लूइड या हाँ फ्लूइड जो भी वाटर, है। फ्लूइड फ्लूइड। हाँ ठीक है, जिसकी वजह से आप सांस ले नहीं पाते हो, सांस लेनी नहीं ले पाते इंस्पायर के केस में। ठीक है, देन एम्फीसाइमा है। इसमें क्या होता है आपके जो एल्वोलाई होते हैं, जो आपके जो हमने जैसे पढ़ा पहले कि दिस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, वो क्या हो जाते हैं आपके डैमेज या डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, देन है आपके ब्रोंकाइटिस। दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है इन्फ्लेमेशन, जो एयरवेज होते हैं उसमें वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। जो ब्रोंकाइल्स होते हैं आपके इन्फ्लेम हो जाते हैं ट्यूब जो है, जिसकी वजह से आपको पर्सिस्टेंट कफ हो सकता है फिल्ड विद म्यूकस। ठीक है, ओके ये हो गया। देन है आपका है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेटरी जो एक्ट है ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, मतलब आप इनवॉलंटरी प्रोसेस मतलब ये आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये आपके मेडुला में लोकेटेड होता है, और जो मेडुला है जो कंट्रोल बाय सेरेब्रम। अब इसमें दे रखा है कि जो उसके डिफरेंट सेंटर जो हैं, आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, जो न्यूमोटैक्सिक एंड एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो आपका पोन्स में लोकेटेड होता है, और इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर जो होता है आपका मेडुला में लोकेटेड होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको बेसिकली, तो इसलिए दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो न्यूमोटैक्सिक है एंड एपन्यूस्टिक सेंटर है वो आपका पोन्स में लोकेटेड होता है, और जो आपका इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी जो सेंटर होता है वो आपका मेडुला में लोकेटेड होता है। अब इसका जो प्रोसीजर आप देख लेते कैसे होता है। बेसिकली जो जो इंस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो आपका ऐसा पेस मेकर होता है। जैसे आप जानते हैं पेस मेकर का काम जो होता है, जो जब आपका हार्ट का जो जो इलेक्ट्रिकल जो वो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, मतलब कब पता नहीं कब उसको रिलैक्स करना है कब वो करना है, तो वो उसके लिए जब वो काम नहीं करता हम पेस मेकर लगाते हैं, जो एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो हम लगाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही जो आपका इंस्पिरेटरी सेंटर है वो आपका पेस मेकर है, रेस्पिरेटरी जो पूरा एक्ट है उसका। तो इसमें क्या होता है जो इंस्पिरेटरी फेज होता है वो आपका एक्टिव फेज होता है। अब इसमें क्या होता है एक इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, जब इंस्पिरेटरी सेंटर में एक इम्पल्स जनरेट होता है, जो आपके जो मसल्स होते हैं उसको जाता है, इम्पल्स जाता है कि अब टाइम आ चुका है आपको सांस लेने का। अब क्या होता है उसकी वजह से क्या होता है लंग्स के जो आपके मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड हवा अंदर की तरफ आती है। ठीक है, अब इसके जो आपके जो मसल्स है उसमें नॉट ओनली आपके जो ये आपके एक और रिसेप्टर लगे होते हैं वो होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। जैसे हमने बोला लंग एक्सपैंड होता है, अब जो एक्सपैंड होता है तो इसकी एक लिमिट होती होगी, तो उसके क्या है जब वो एक लिमिट तक एक्सपैंड हो जाता है तो जो आपके स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या देखते हैं देते हैं जो आपके एपन्यूस्टिक सेंटर है, वो जो आपका एक्सपिरेटरी सेंटर उसको इन्फॉर्मेशन जाता है कि हाँ एक लिमिट तक अब हवा भर चुकी है, इतना स्ट्रेच हो चुका है आपका जो लंग है, अब ठीक है अब उसको अब काम आ चुका, अब वो मतलब हवा अंदर आ चुकी है, अब क्या करें आपको CO2 बाहर छोड़ना है। अब उसका वो जाता है वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, वेगस नर्व के थ्रू आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन जाती है, कहाँ जाती है आपके एपन्यूस्टिक सेंटर एंड एक्सपिरेटरी सेंटर में इन्फॉर्मेशन आती है कि अब चलो हवा आ चुकी है, पूरा हो चुका है,
अब देन आपको अगला जो प्रोसीजर वो शुरू करना है, दैट इज एक्सपिरेशन। देन एपनेस्टिक सेंटर क्या होता है, वो इंस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल देता है कि अब बस आप सांस लेने का जो प्रोसेस है वो रोक दिया जाए। अब क्या अगला प्रोसेस शुरू होगा एक्सपिरेशन का, ठीक है। सो इसकी ऐसे आपका एक्सपिरेटरी फेज बिगिन होता है, जिसमें फिर क्या दोबारा जो आपका जो वो है मतलब कम रिड्यूस होता है एंड हवा बाहर निकल जाती है। फिर वो ये प्रोसेस ये पूरा चलता रहता है। तो ये है आपका जो मेन प्रोसेस जो होता है आपका नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। देन है आपका ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे आपने कभी किया होगा कि आपने सांस रोकने की कोशिश करी होगी, तो आपका एक लिमिट है, मतलब एक लिमिट तक आप सांस रोक सकते हैं। उसके बाद आपको या तो सांस लेनी या छोड़नी पड़ेगी आपको, मतलब। तो वो है आपका ब्रेकिंग पॉइंट। देन दे रखा है जो CO2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्रीथिंग साइकिल में, क्योंकि क्या है, ये हाईली पोटेंट है टू स्टिमुलेट द मेडुलरी सेंटर को। जो मेडुलरी सेंटर होता है उसको स्टिमुलेट करने में बहुत हाईली पोटेंट होता है। अब देन दे रखा है जो नॉर्मल वैल्यू होती है CO2 की, जो आप सांस लेते हैं उसमें है 0.04 ml पर 100 ml ऑफ एयर दैट यू ब्रीथ। अगर ये उससे ज़्यादा हो, जो CO2 उसका अमाउंट जो अगर 0.04 ml से ज़्यादा हो, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो पहला है रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल इंक्रीज इफ द एयर हैज़ 1.5% ऑफ CO2। पर आपको पता नहीं चलेगा, आप नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है बेसिकली। द पर्सन विल स्टार्ट नोटिसिंग इफ द परसेंटेज विल इंक्रीज अप टू 4%, ठीक है। 1.5% तक आपको पता नहीं चलेगा अगर एयर में CO2 का जो है कंसंट्रेशन बढ़ गया है। और जैसे ही 4% होगा, उसमें क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा नोटिस होने लगेगा, आप थोड़ा महसूस करने लगेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब। इसमें क्या होता है, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बोथ विल इंक्रीज, ठीक है। तो 4% में क्या हो जाता है, मतलब जब 4% हो जाए आपका जो CO2 का जो है कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाता है, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बढ़ जाती है। अब क्या हो जाता है, 10% क्या हो जाता है, डिस्पिनिया डिस्पिनिया हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, आई थिंक सर ये डिस्पिनिया है। अभी आया तो है, इसलिए आया तो था। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा ये साइंटिफिक वो है, तो थोड़ा एट 15% में क्या होता है, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो थोड़े रिजिड हो जाते हैं। जैसे टेटनेस की कंडीशन में जब बिल्कुल अकड़ जाते हैं, आई थिंक लाइक वो थोड़ा शेक होने लग जाता है, मतलब 15%। डिस्पिया मतलब पेन, मतलब इसमें पेनफुल बताया ना, डिस्पिया में पेनफुल। आपका इंस्पिरेशन जो है, आपको श्वसन या एक्सपिरेशन पेनफुल हो जाएगा, वो डिस्पिया है। हाँ, ओके। एंड देन जब 20% तक हो जाए तो सेलुलर नेक्रोसिस हो जाता है। हाँ, 10 to 15 मिनट्स के लिए आपको बड़ा ड्राउजी, मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल ही जैसे कि आपकी जान मतलब चली गई, मतलब ऐसे जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन वो ब्लू। सेलुलर नेक्रोसिस माने सेल डेथ। हाँ, यस यस सर। अगर ये ट्रीट नहीं किया, इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया तो 5 मिनट के अंदर आप खत्म हो, मतलब मर जाओगे, मतलब बेसिकली। अब बेसिकली जब हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन बहुत सही है, मतलब, बट ऑक्सीजन एक लिमिट से ज़्यादा भी आपके लिए खतरनाक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। जो नॉर्मल वैल्यू होती है O2 की, वो होती है 19 to 20%। यू विल फील एनर्जेटिक, आप मतलब अगर ये 30% तक जाए तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। आजकल चैम्बर होते हैं इसके, ऑक्सीजन चैम्बर्स होते हैं आजकल, ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बट बहुत महंगा होता है, तो वो यूज़ करते हैं बेसिकली। अब इसका यूसेज बड़ा है, इंडिया में कम है। बट द पर्सन विल बिकम रेस्टलेस आफ्टर 3 to 4 hours ऑफ ब्रीदिंग इन 60% ऑफ O2 इन एयर। अगर जब मीन्स हवा में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 60% तक हो जाए, और सांस को आप उस हवा को आप 3 से 4 घंटे तक अगर आप सांस उस हवा में सांस लें, तो आपको रेस्टलेसनेस की फीलिंग आती है। फिर उसके बाद आपको क्या, नेजल कंजेशन, बर्निंग। और 12 घंटे के बाद, 3 से 4 घंटे में तो आपको ये फील होगा कि रेस्टलेसनेस ये सब। बट आफ्टर 12 hours आपको फील होगा नेजल कंजेशन एंड बर्निंग, ठीक है। और उसको पता नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है बेसिकली। और 24 घंटे में आप में ये सिम्टम्स, निमोनिया के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आपको ये सेरेब्रल आइस्कीमिया। स्टीमिया। सर ये क्या होता है, मतलब ये मैंने थोड़ा वो नहीं किया। ब्रेन ब्रेन स्टीमिया माने, ब्रेन डेड हो जाएगा, आई थिंक। हाँ ब्रेन, हाँ स्टीमिया माने होता है सिकुड़न। कोई सेल है वो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी खत्म होने लगता है। हाँ, तो आप जान सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन भी एक लेवल में, हर चीज़ एक लेवल में ठीक होती है, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो भी दिक्कत करती है। देन इसमें बता रखा है रेस्पिरेटरी गैसेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो होता है अबव 760 mm। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके हवा में जितने भी गैसेस हैं सबके अपना एक पार्शियल प्रेशर है, ठीक है।
तो सबका इसमें एडअप हो जाता है, सबका मतलब नाइट्रोजन का इतना होगा, ऑक्सीजन का इतना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना होगा, और बाकी जो भी है वाटर वेपर, सबका सबका मिला के जो होता है वो आपका 760 का जो प्रेशर वो होता है, मतलब आपका मतलब जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं अबव सी लेवल पे, ठीक है। तो उसमें ये दे रखा है बेसिकली ये। अब देन बता, आपने जैसे सोचा होगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेता है। वो क्यों नहीं लेता है? क्योंकि एक तो है कि वो वाटर में सोल्यूबल पार्शियली होता है, और वो डिफ्यूज नहीं होता है। जो आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन उसमें डिफ्यूजन पास आर पार नहीं जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये दो कारण है नाइट्रोजन के। आप ये देख सकते हैं, जैसे दे रखा है कि आर्टरीज में क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल। आप जैसे देख सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है कि जो कंसेंट्रेशन लेवल है आप इसको देखिए एक बार, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में ज़्यादा होती है, ब्लड में हमेशा उसका लेवल जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये CO2 की खासियत क्या है, वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है प्लाज्मा में। जो आपका वाटरी वो है उसमें बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाती है, 20 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। तो आप ये याद रखना क्यों होता है CO2 का लेवल आपके ब्लड में, क्योंकि इसकी जो सोल्यूबल होने की जो खासियत, वो काबिलियत है, वो 20 टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन से। एंड देन इसमें दे रखा है कि सर नेक्स्ट पेज में ये आपने ये पूरा ये बनाया हुआ है कि एक्सचेंज कैसे होता है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा देखा होगा यूट्यूब में, कि जो ये गैसियस जो एक्सचेंज हो रहा है ये दो मीडियम के बीच में हो रहा है। मतलब कि जो लंग्स में जो वो है वो एयर, एंड जो ब्लड में जो आपके कैपिलरीज में है वो लिक्विड है बेसिकली, ब्लड जो है उसके। तो एयर जब ऐसा होता है ना, तो वो थोड़ा वो डिटेल में है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, हाँ ये जो आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो ये आप कंसंट्रेशन लेवल देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ से इंस्पिरेशन हुआ, देन मेम्ब्रेन के थ्रू वीनस उसमें गया, देन देखिए कैसे जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, क्योंकि जो वीनस में जो होता है उसमें और बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वेस्ट को लेके आ रहा होता है ना, जो भी आपके जो सेलुलर वेस्ट है उसको लेके आ रहा होता है, जो वीनस जो सिस्टम है, जो वीनस का जो जो वेन है, वेन में बेसिकली यही होता है, जो आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बाद जो वेस्ट होता है वो उसको लेके आ रहा होता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बेसिकली। तो इसलिए जो उसकी आप देख सकते हैं जो CO2 उसका जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन से ऑक्सीजन से। फिर आप देख सकते हैं आर्टिकल ब्लड में ये पूरा ये प्रोसेस है बेसिकली। इसको अगर आप, मैं थोड़ा वो इमेज डालना भूल गया, तो उसमें बढ़िया आपको समझ में आता है कैसे ही जो होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के लिए दो चीज़ें, मतलब दो क्या बताऊँ, जो जो डिफ्यूजन होता है वो बेसिकली होता है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह, ग्रेडियंट यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जो आपका लंग्स में होगा ना, जो आपको जो एटमॉस्फेयर से जो हवा आती है, जो उसमें जो लंग्स में है, वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे 20 आप यहाँ देख सकते हैं, और जो आर्टियल ब्लड है उसमें 19 है, आप देख सकते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वहाँ से जो लंग्स से एल्वेलाई से होते हुए आपके किस में जाती है, ब्लड में आती है। देन ब्लड में जो आपका हीमोग्लोबिन आई थिंक उसमें अटैच हो जाती है, यस सर, अटैच हो जाती है, एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होती है सेल में, मतलब। एक सेकंड, तो हम बस सरल शब्दों में बता दें। ये सर आप बता दीजिए। देखिए, आपके ब्लड में आपका जब हार्ट के माध्यम से वो शुद्ध होने के लिए, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, या ऑक्सीडाइजेशन, मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। तो ऑक्सीजनेशन के लिए जब जाएगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। ये नॉर्मल फंक्शन है। उधर जो एयर से आ रही है, जो वायुमंडल से आ रही है, वो लंग्स ले रहा है। तो लंग्स के जो एल्वेलाई के वहां पर आकर के एक मेम्ब्रेन बनेगी, तो वो मेम्ब्रेन दोनों के उसमें होगी, और वही डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन माने, डिफ्यूजन सिस्टम ये फिजिक्स का सिद्धांत है कि जहां कंसंट्रेशन अधिक है तो वो बराबर करने के लिए दूसरी तरफ जाती है। तो यानी अगर किसी पास 20 है, किसी पास 80 है, तो 80 वाला 20 की तरफ भागता है ताकि बराबर हो जाए, 40-40 दोनों हो जाए। तो या 100 50-50 दोनों हो जाए। अगर 80 और 20 है तो 100 हुए, दोनों मिला के 100 हुए, तो वो 80 वाला भागेगा ताकि 50-50 दोनों तरफ हो जाए। उसी तरह यहां देखिए, जो वायुमंडल का प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन जो है वो 20.95 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.40 है। अब जो ब्लड में जो वेन्स के जो जहां से गई
लंग्स के माध्यम से, वो हार्ट से लंग्स की ओर गई, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। तो जब वहां पहुंचे तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो अपनी मात्रा को बैलेंस करने के लिए अंदर घुस जाएगी, किसमें, ब्लड में, ताकि वो ब्लड में जाकर के और अल्टीमेटली आपको फिर आर्टरीज के माध्यम से, लंग्स के और आर्टरीज के माध्यम से फिर वो जो पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे उसको, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से वो चली जाए हार्ट में। उधर क्या है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, बाहर कम है, अंदर अधिक है, हमारा अंदर माने ब्लड से अधिक है, तो ब्लड से तुरंत उसको बराबर चली जाएगी, तो वो उधर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और ये लंग्स और उनको बोल रहे हैं जो आर्टरीज है उनके बीच में, जो आर्टरीज, तो आर्टरीज और उनके बीच में ये अंतर होता है कि वो दोनों एक्सचेंज कर जाते हैं। तो लंग्स में निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स वाली जो है ऑक्सीजन चली गई आपके ब्लड में, बस ये अंतर होता है। ये केवल सामान्य समझने के लिए है, और तो ये आप उसका प्रेशर समझ लीजिए, लेकिन डिफ्यूजन सिस्टम यही है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन जहां अधिक होती है वहां से चली जाती है हार्ट में, मतलब ब्लड में, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है वो चली जाती है लंग्स में, और लंग्स के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। दिस इज द सिस्टम। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन टू क्वालिटीज, तो दो क्वालिटीज होनी चाहिए। जो गैस है, अगर जिसको मतलब होना, जैसे हमने देखा वो नाइट्रोजन में वो खासियत नहीं थी क्योंकि वो पार्शली सोल्यूबल था, तो क्या होना चाहिए, तो अगर गैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी दो खासियत, पहली है कि इट शुड बी वाटर सोल्यूबल एंड देन देयर शुड बी सम कैरी ऑफ दैट फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द ब्लड। तो जैसे ऑक्सीजन को कैरी कर जाता है आपका क्या, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो उसको कैरी कर जाता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, वो हमने जैसे पढ़ा, वो 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल है आपका, किसमें, वाटर में, वो बन जाता है, वो थोड़े कार्बोनिक एसिड हो जाता है, देन बाइकार्बोनेट आयंस में वो बदल जाता है, या फिर वो कार्बो एमिनो कंपाउंड से बन जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। देन इसके अलावा, इन दो गैस के अलावा एक और एक गैस है अमोनिया, जो भी जो आपके जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसका एक वो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। वो भी आपका क्या होता है, ब्लड में इजीली डिजोल्व हो जाती है, एंड देन ये जो ब्लड है आपको जब लिवर में जाता है, देन ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यूरिया में, एंड फर्दर ये एक्सक्रीट करके जो प्रोसेस होता है फिर फर्दर उसके थ्रू ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। देन आते हैं आपका हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बेसिकली वो कंडीशन है जब आपके जो टिश्यू है उनको जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो इनएडिक्वेट है, मतलब जितना चाहिए उससे बहुत कम हो जाता है, ठीक है, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब 4 टाइप के हाइपोक्सिया है। पहला है आपका हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको क्या है, जो जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके जो ऑक्सीजन लेवल है आर्टीरियल ब्लड में वो कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके जो है लाइक हाई एल्टीट्यूड में बेसिकली हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, वैसे ही जो एटमॉस्फेरिक उसमें ऑक्सीजन कम ही होता है बेसिकली, क्योंकि जैसे प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वो रहता है उसके चक्कर में। देन है आपका एनीमिक हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है, जो ब्लड की एबिलिटी है ऑक्सीजन कैरी करने की वो कम हो जाती है, ठीक है। वो उसका कारण है कि जब आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं तो हीमोग्लोबिन वो कम होते हैं। अब उसके किस में होता है, मालन्यूट्रिशन, हेमोरेज, जो कार्बो मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में भी यही चीज़ होती है, एनेमिक हाइपोक्सिया होता है कि जो ब्लड की जो कैपेबिलिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करने की वो कम हो जाती है। भाई एरिथ्रोसाइट की संख्या है तो कम होगी, यस और सर। अगर मान लीजिए एरिथ्रोसाइट की संख्या मान लीजिए बराबर हो और कोई उसमें हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी बहुत कम हो, तो अगर मान लीजिए 1 लाख एरिथ्रोसाइट है और उनको ले जाना है 40 किलोग्राम हीमोग्लोबिन, और अब हीमोग्लोबिन उनके पास 20 किलोग्राम है, तो यानी हीमोग्लोबिन कम होने पर भी फर्क वही पड़ेगा, एनीमिया हो जाएगा, और एरिथ्रोसाइट कम होगी तो भी एनीमिया हो जाएगा। तो दोनों की वजह से, एरिथ्रोसाइट की संख्या की वजह से और हीमोग्लोबिन की मात्रा की वजह से, दोनों की वजह से एनीमिक हाइपोक्सिया, एनीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगी। तो ये हेमरेज में होगा, माल न्यूट्रिशन में होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कहते नहीं कि जो गैस कभी कभी एसी में लोग जो है, कभी कभी याद करिए कि एसी चल रहा है मान लीजिए कई घंटे से, और उसमें जो है वो सब सारी बंद है, तो कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक हो जाती है। ये सर तो पुअर वेंटिलेशन केस में भी सर यही होता है, पुअर वेंटिलेशन के केस में जी
देन है आपका स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ब्लड फ्लो होता है वो टिश्यू तक जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इवन तो ब्लड में मतलब ऑक्सीजनेटेड है, वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट जो फ्लो होता है ब्लड का वो बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हार्ट इज अनेबल टू पंप आउट द ब्लड। मतलब कोई मतलब कि अगर जैसे कि उसमें कोई क्लोट हो, क्लोट की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली तो इसमें क्या होता हम है, लोग स्टैग्नेट। हम लोग चाइनीज में समझे ना, स्टेगनेंट, स्टेगनेशन हमारे यहाँ है ना, हाँ, हमारे शब्द शब्द है स्टेगनेशन, तो वही है स्टेगनेशन। यानी ठीक कोई है, तो स्टेगनेशन, कोई रुकावट है, यस है। धीमा हो गया है, हार्ट में चल ही नहीं पा रहा है, पल्मोनरी वेसल्स में कोई क्लॉट फंसा हुआ है, कोई थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस माने कोई चीज रुकावट है, तो रुकावट उसकी वजह से रक्त प्रवाह धीमा हो जाएगा, तो भी हाइपोक्सिया हो जाएगा। हो जाता है, बट क्योंकि बट क्या है, ब्लड वेल ऑक्सीजनेटेड है, बट वो क्या है, कुछ रुकावट की वजह से क्या है, वो ब्लड फ्लो है वो आपका प्रॉपर नहीं है, मतलब फ्लो डाउन, बहुत धीरे से ब्लड पहुंच रहा है टिश्यू तक। ठीक है, देन है आपका हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। बेसिकली होता है कि जो आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो उसको O2 को, ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते हैं। अब वो कैसे होता है, ये टॉक्सिन पॉइजनिंग की वजह से होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो ऑक्सीजन को सही से यूज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या है, वो एनर्जी जो एटीपी है वो बनेगा नहीं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाता है, ऑक्सीजन लेके, जो आपका ग्लूकोज ये सब लेके जो बनता है। तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑक्सीजन को ले ही नहीं, मतलब उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, आपकी एनर्जी बनेगी नहीं। और ये केसेस ये कब होता है, जब होता है आपके साइनाइड पॉइजनिंग में बेसिकली। ठीक है, तो साइनाइड पॉइजनिंग के टाइम में क्या हो जाता है, आपका हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का, वो जो ऑक्सीजन है उसको यूज नहीं कर पाता है टू क्रिएट एनर्जी, एटीपी। हाँ, तो बस समझ लिए, टॉक्सिन, टॉक्सिक हाइपोक्सिया, इस तरह समझिए, टॉक्सिक हाइपोक्सिया, स्टेगनेशन की वजह से हाइपोक्सिया, एर्थ्रोसाइड की वजह से, देखिए, माल न्यूट्रिशन की वजह से, एनीमिक की वजह से, और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया जो ये वायुमंडल में ही कम है तो उसकी वजह से, तो ये ठीक है, चार कंडीशन हो गई, बहुत बढ़िया। देन एक अलग से थोड़ा फैक्ट दे रखा है कि टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट द हाइट ऑफ एवरी। जैसे हम जानते हैं कि टेम्परेचर होता है कम होता जाता है, जैसे आप 500 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, एंड द प्रेशर डिक्रीज बाय 26 mm एट हाइट ऑफ एवरी। हर 1000 फीट में 26 mm हाइट वो है, जो प्रेशर है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। अब जैसे देखा होगा आपने, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे आई थिंक जो बोलते हैं कि वो वहाँ पे कुछ गरम गरम करने के, जैसे दाल वाल जल्दी क्योंकि वो पानी सर होता है ना कुछ ऐसे, मतलब मैं कुछ हम्म, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा जैसे वो गरम जल्दी बॉईल हो जाता है आई थिंक, बट वो ये पकता नहीं है एक्चुअली। हाँ, हाँ, वही वही कारण है। हाँ, तो वो चीज़ है। देन इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया। अब इसके इफेक्ट देख लेते हैं हम। पहला है नर्वस सिस्टम पे क्या होता है, व्हेन हाइपोक्सिया इज रैपिड एंड सीवियर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आपका जो हाइपोक्सिया है वो रैपिड और बहुत सीवियर होता है, तो क्या होता है, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। देन ऑन रिकवरी पर्सन फील दैट ही वाज नॉक डाउन बाय अ ब्लो। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने पहले मथक, मतलब पंच मारा है या फिर कुछ भी, मतलब वैसा फील होता है। अगर ये जो है आपका हाइपोक्सिया ग्रेजुअल होता है, तो उसके सिम्टम्स लाइक अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के वजह में, जब आपको थोड़ा देर सर झूम रहा होता है, मतलब देन डिप्रेशन के, एपैथेटिक, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, विजुअल एंड ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, अनेबल टू ऑप्ट सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, मेजर्स होगा ये आई थिंक। अब सेफ्टी इसका मेजर। इफेक्ट, या मेजर्स, एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे देख लेते हैं। अगर रैपिड एंड सीवियर दोनों केस है, पहले हम जैसे पहले वाले में देखा, रैपिड एंड सीवियर के केस में क्या होगा एंड ग्रेजुअल केस में क्या होगा। जब आपका हाइपोक्सिया आपका अगर रैपिड एंड सीवियर है, तो हाइपोनिया होता है, फॉलोड बाय एपनिया। ठीक है, जिसके जिसके बाद क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है एक्चुअली। अगर ये ग्रेजुअल है आपका हाइपोक्सिया, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो टू मेंटेन द पल्मोनरी वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए, क्या ब्रीदिंग रेट है आपका बढ़ जाएगा। तीसरा आपका CVS हार्ट रेट। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कार्डियक इनपुट है या आउटपुट है सर, ये आई थिंक आउटपुट होगा, आउटपुट, आउटपुट होगा, यस आउटपुट वो बढ़ जाता है। बीपी, ब्लड फ्लो, आउटपुट, आउटपुट है। यस, तो ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाता है कॉर्नरी एंड सेरेब्रल उसमें। एंड ब्लड फ्लो रेट कम हो जाता है स्प्लैंसिक एंड क्यूटेनस। मतलब जहाँ जरूरी नहीं है उन रीजन्स पे क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जहाँ जरूरी है, एक तो आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में, यहाँ पे दोनों में ब्लड बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्यूटेनस आता है, आई थिंक ये फैट टिश्यू है ना सर, फैट या स्किन टिश्यू, क्यूटेनस। तो जो दिनेश जो सर। जहाँ आपको जरूरत नहीं है, मतलब जो कम वैसे एरियाज है, वहाँ पे वहाँ के लिए ब्लड का फ्लो रेट कम हो जाएगा। और जो मेन है आपके कोरोनरी एंड जो सेरेब्रल है, मैं सर पे, और जो हार्ट के खुद के जो मसल्स हैं, मतलब खुद के जो उसके वो है कोरोनरी, तो उसके वहाँ पे ब्लड के फ्लो रेट बढ़ जाएगा। देन साइनोसिस है, एंड देन GIT, जो आपको उसमें आपको भूख कम लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैं आई थिंक सर इसमें यहाँ भी शायद आई थिंक जो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, बेसिकली ये होगा रीजन, एपेटाइट लूज करने का शायद।
हाँ, कि लॉस जहाँ ऑफ एपेटाइट मतलब हाँ हाँ वही मतलब कारण हो जहाँ पे सकता है जरूरत कि नहीं है वो मतलब वही कारण नोजिया, वो नहीं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज एट हाई, तो ड्राइनेस क्योंकि ऑफ माउथ कर लीजिए। रेस्पिरेटरी और नर्वस सिस्टम दोनों प्रभावित है ना, तो भूख भी तो वहीं से लगेगी। बेसिकली तो वही है, सब यही है नॉजिया, आई थिंक, ये सब ड्राइनेस यही ऑफ माउथ, एक्सपेंशन एंड गैसेस ऑफ गैसेस एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड। तो ये समझ में नहीं आया सर ये क्या है, बट मैं जीआईटी में भी असर वही पड़ेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, नॉजिया होगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह क्योंकि सर वो सूखने बॉडी तब ये ट्राई करेगी नहीं, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो काम वहाँ पे ब्लड पहुंचे, जितना जो भी ब्लड है उतना वहां पे पहुंचे, बाकी जगह ना पहुंचे, मतलब जी, तो वो है पर्पस। सर इतना ही था, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। तो हम लोग बहुत बढ़िया, अब हम लोग 5-6 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग इसको ये जो ZDA YCUP MMT ग्रुप उससे जारी हो रही है, और ये तुरंत ही अ, अ, चली जा रही है, किसमें, यूट्यूब में, आप लोग देखा होगा। तो ये हम लोग जो है उसको कर दे रहे हैं, आप लोग उसको पढ़िए, और देखिए कहीं जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक नए चीजें पर और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि सारे शब्दों का वो क्या, अपनिया क्या होता है, इप्निया बराबर पूछते हैं कि भाई क्या नॉर्मल वाला है, वेस्टिकुलर साउंड क्या होती है, रॉन्ची साउंड क्या होती है, सारी साउंड्स का वो हो जाएगा, फिर हमको समझ में आ जाएगा क्या। अब हमको ढूंढना क्या है, ये बीमारियों के माध्यम से हमको ट्रीटमेंट ढूंढना है, कहाँ वहाँ हम क्या करें कि लंग्स में हमारी एनर्जी बढ़ जाए, हम क्या करें कि लंग्स के साथ जो सपोर्टिव और हमारे ऑर्गन्स है वो भी सपोर्ट जाए। इसने कहा ना कि नर्वस सिस्टम में प्रभाव पड़ेगा, सब पे प्रभाव पड़ेगा, तो हमको समझना है कि नर्वस सिस्टम के लिए क्या करें हम नर्वस सिस्टम को, हमारे पास तमाम नर्वस सिस्टम के तमाम पॉइंट है, हम नर्वस सिस्टम को सीधे नहीं कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम कैसे मेथी लगा सकते हैं, उन सब पॉइंट पर नर्वस सिस्टम के जो है हमारे डॉक्टर वॉल के हैं, उनमें नर्वस सिस्टम पे हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम पे है तो हमारे पास कोई नर्व की डिजनरेशन, कोई मेरिडियन होगी ना, बोलिए, यस सर। कोई मेरिडियन होगी, एंडी मेरिडियन। वैसे हमारे पास यहाँ पेरिकार्डियम मेरिडियन है, हमारे पेरिकार्डियम ब्रेन के लिए हम लोग कहते हैं, हमारे पास जीबी मेरिडियन है। तो इन सब मेरिडियन का प्रभाव हमको ये समझ में आ जाए, ये हमारा क्या है, स्टेपिंग स्टोन है, BHB। हम इसके माध्यम से जान जाते हैं कि हम इन बीमारी में हमको ये प्रॉब्लम हुई है और ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसका अर्थ ये है, तो हम वो रिपोर्ट देख करके और जो हमको ट्रीटमेंट करना वो हम लोग कर लेंगे। हमको हार्ट में करना है, हमको नर्वस सिस्टम में करना है, हमको GIT में करना है, हमको रेस्पिरेशन में करना है, रेस्पिरेशन बढ़ाना है, हमको कम मिल रहा है, तो हमारे पास एक, देखिए कभी अभी धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत से जो शब्द हैं, आपको जो ऑर्गन के जो पॉइंट्स जिसको बोलते हैं हम लोग कि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का हमको अलग अलग गुण समझ में आने लगेगा, और जब गुण समझ में आने लगेगा तो हम लोग ट्रीटमेंट के पैटर्न पर आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास LU7 है स्ट्रॉन्ग, हमारे SP6 है बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारे LI4 बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे पेरिकार्डियम 6 पॉइंट बहुत बढ़िया है, हमारे ST36 बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट। तो हमारे पास पॉइंट की कमी नहीं है, हमको समझना है और उन समझने के आधार पर हमको करना है। तो हम लोग खेमका सर को बार बार क्यों याद कर रहे हैं, उन्होंने इतनी एनर्जी दिया है, अभी इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से आपको सिंड्रोम यहाँ दिखा हुआ, सिंड्रोम की इसमें क्या क्या हो सकता है ये आपको दिखा पड़ेगा। तो हम पैटर्न ऑफ डिजीज समझे पढ़ेंगे और उनके माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, उस ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे। हमने शरद जी ने अपने ट्रांसफर कर दिया अपनी एनर्जी कि भाई हमने ये पढ़ा, हमने ये बता रहे हैं, गरिमा जी ने आपने बताया कि हमने ये पढ़ा, ये हम बता रहे हैं। इस एनर्जी को ट्रांसफर करने से उनकी एनर्जी बढ़ी, उनका ज्ञान बढ़ गया और हमारी एनर्जी बढ़ गई, हमको भी समझ में आने लगा, और वो भी पर्पस पूरा हो गया जो खेमका सर सपना देख रहे हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सर।